आज हम लोग मौर्य साम्राज्य शुरू करेंगे। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य पर, परिचय और स्रोत। हम लोग परिचय और स्रोत पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि मगध साम्राज्यवाद की मैंने चर्चा किया था, और मगध साम्राज्यवाद की जो कहानी शुरू होती है वह शुरू होती है अंग विजय से। वो कहां से शुरू होती है? वह अंग विजय से शुरू होती है। और किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। और वही साम्राज्यवाद भारत में पहली बार एक साम्राज्य का स्थापना किया गया, जो मौर्य साम्राज्य। और इस साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इस साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही इस काल को हम लोग मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। और भारत में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की। और इसमें एक से एक पराक्रमी शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। यह है मौर्य साम्राज्य का परिचय। मौर्य साम्राज्य का जो टाइमिंग है वह मूलतः 322 बीसी से 185 बीसी तक का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतने समय तक का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। अब है स्रोत, मौर्य साम्राज्य का स्रोत। मौर्य साम्राज्य का जो स्रोत है वो स्रोत हमेशा दो प्रकार का होगा। जो सोर्स होगा वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। पुरातात्विक होगा और साहित्यक होगा। पुरातत्व में क्या क्या है? मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारे पास जानकारी का पुरातात्विक प्रमाण क्या क्या है? तो आहत सिक्के या पंचमार्ट सिक्के, जो पटना में एक जगह है कुम्हरहार से जो राजभवन मिला है वो भी हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है। हमारे पास शक शासक पढ़ाएंगे। कौन है शक शासक? अभी आप लोग इतना ही जानिए कि शक शासक हुए थे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अशोक के अभिलेख हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अशोक के अभिलेख हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह है एक प्रकार का जो मिट्टी का बर्तन है, उत्तरी काले पालिस्तार मृदुभांड। उत्तरी काले पालिस्तार मृदुभांड जो बुद्ध काल में भी था। उत्तरी काले पालिस्तार मृदुभांड, इसको NBPW कहते हैं। NBPW ये हमारे पास पुरातत्व के स्रोत हैं। अशोक के अभिलेख हम लोगों को डेप्थ में पढ़ना है। बाकी आप लोग के पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कुम्हरहार कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में, पटना में ही कुम्हरहार जगह है, पाटलिपुत्र में। अब हम लोग अशोक के अभिलेख हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग साहित्यक स्रोत पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग अशोक के अभिलेख इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से हम लोग पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख, साहित्यक स्रोत। देखिए, साहित्यक स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। साहित्यक स्रोत दो प्रकार का होगा, देशी
और विदेशी, देशी और विदेशी। देशी में विदेशी जो साहित्यिक स्रोत है वो हमें 600 बीसी के बाद मिलने लगता है। 600 बीसी के पहले विदेशी सोर्स नहीं है, या साहित्यिक स्रोत ही आप कह सकते हैं कि 600 बीसी के बाद ही मिलता है। 600, चूंकि लिखने की कला का आविष्कार 600 बीसी में ही हुआ था। खैर, इसको बहुत मैंने ये सब बात बता दिया है पहले क्लास में, यहां पर बताने का कोई जरूरत नहीं है। देशी स्रोत जो है हमारे पास वो दो प्रकार का होता है, धार्मिक और गैर धार्मिक। और धर्म भारत में तीन ही है, ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ, देशी धार्मिक ग्रंथ और विदेशी गैर धार्मिक ग्रंथ। ये ग्रंथ इसको समझिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। धर्म में आपके पास तीन ही सोर्स है, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। फिर गैर धार्मिक ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और विदेशी जो भारत में राइटर आए हैं तो वो डिफरेंट नेचर के हैं। कुछ यात्री के रूप में आए हैं, तीर्थ यात्री के रूप में, तो जिस ढंग के थे उस ढंग के आईने से भारत को देखा। कुछ राजदूत के रूप में आए थे, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन विदेशी यात्री, विदेशी जो लेखक हैं मौर्य काल में, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब धार्मिक ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में इस काल का विष्णु पुराण, मौर्य काल के बारे में हम पढ़ाएंगे। पुराण क्या है अभी आप लोग इतना ही समझिए कि एक पुराण है, पुराण की संख्या 18 है, पुराण 18 है, उसी में एक विष्णु पुराण भी है। कुल पुराण की संख्या 18 है, उसी में एक विष्णु पुराण भी है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल के बारे में चर्चा मिलती है। उसके बाद एक है आपको क्षेमेंद्र, इन्होंने लिखा बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी। सोमदेव कथा सरित सागर, सोमदेव राइटर थे और कथा सरित सागर पुस्तक का नाम है। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि ने जिस किताब का नाम, पतंजलि लेखक थे और महाभाष्य उनका पुस्तक का नाम है। देखिए इधर जो है लेखक है, क्षेमेंद्र लेखक हुए और इधर जो है पुस्तक है। लेखक क्षेमेंद्र ने पुस्तक लिखा बृहद कथा मंजरी, सोमदेव लेखक थे, कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखा, पतंजलि महाभाष्य लिखे। एक थे विशाख दत्त, क्या था उनका नाम? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखा था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये नाटक है, जासूसी नाटक है। कैसा नाटक है? जासूसी नाटक है। और संस्कृत का यह पहला संभवतः जासूसी नाटक है। संस्कृत का मुद्रा राक्षस पहला संभवतः जासूसी नाटक है। यह 9वीं सदी में लिखा गया। कब लिखा गया? 9वीं सदी में लिखा गया। और इसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों शिष्य और गुरु किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं वो सारा वर्णन इसमें मिला है। अपने कूटनीति के बल पर किस प्रकार चाणक्य जो है अपने शिष्य चाणक्य को युवराज या राजा बनाता है, ये पूरा इसमें वर्णन है। ये संस्कृत साहित्य का पहला जासूसी नाटक मुद्रा राक्षस संभवतः है। यह है आपके पास ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद है आपके पास जैन ग्रंथ। देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह मैंने आपको बता दिया है। ठीक,
कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास, इससे जानकारी काफी मिलता है हम लोगों को। स्थवीरवली चरित, ये लिखे थे हेमचंद्र। हेमचंद्र ने स्थवीरवली चरित और परिशिष्ट पर्वन लिखा था। 2 किताब लिखा था उनका, परिशिष्ट पर्वन और स्थवीरवली चरित। और कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। अब है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में मैंने आपको कल बताया था दीपवंश और महावंश, याद होगा। दीपवंश और महावंश, सूत पिटक, विनय पिटक। सूत पिटक आनंद लिखे थे और विनय पिटक उपाली लिखे थे। अगर मैंने उल्टा बता दिया हो तो ये कंफर्म मानिए इस बार कि सूत पिटक आनंद लिखा है और विनय पिटक उपाली लिखा है। अभिधम पिटक मुगालिपुत्तिस लिखा है, मुगालिपुत्तिस लिखा है। एक थे लामा तारानाथ, एक थे लामा तारानाथ। इन्होंने तिब्बत का इतिहास लिखा है। इससे भी जो है मौर्य वंश की बारे में हमें सूचना मिलता है। ये सब ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें मौर्य समाज के बारे में जानकारी मिलता है। एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ मैंने सूत पिटक का चर्चा किया था और कहा था कि सूत पिटक के 5 भाग है। उसका एक भाग है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। और उस खुद्दक निकाय का भाग में जातक ग्रंथ है। जातक ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। सूत पिटक के खुद्दक निकाय का एक भाग है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में जो है महात्मा बुद्ध के 549 पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म की कथा है, मतलब कहने का अर्थ कि 550 जो महात्मा बुद्ध जन्म लिए वो सारा कहानी है इसमें। 549 जीवन महात्मा बुद्ध के बनने से पहले और लास्ट में महात्मा बुद्ध, कुल मिला के हुए 550, 550। ये ध्यान रखना है, 550 यह महात्मा बुद्ध, 549 पहले और लास्ट महात्मा बुद्ध। इस किताब से जो हमें जानकारी मिलता है वह है आर्थिक का जानकारी मिलता है, सामाजिक जानकारी मिलता है, धार्मिक जानकारी मिलता है, सांस्कृतिक जानकारी मिलता है, लेकिन क्या नहीं मिलता है? राजनीतिक स्थिति की जानकारी नहीं मिलता। जातक ग्रंथ से राजनीतिक स्थिति की चर्चा नहीं की गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जातक ग्रंथ में राजनीतिक स्थिति की चर्चा नहीं की गई है। इस किताब से हमें धर्म की जानकारी मिलती है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। यह हमें ध्यान रखना है। यह हो गया आपका धार्मिक साहित्य। और भी धार्मिक साहित्य हम पढ़ेंगे जैसे जैसे जरूरत जहां होगा हुआ। ये सब याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। ये सब पूछा ही जाता है, ये सब मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में आने ही वाला है। और ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 बार देखते रहिए, याद होता रहेगा। याद करने के तनाव में कभी भी पढ़ाई करने के लिए मत बैठिए, उसको जीवन का एक पार्ट बनाइए कि वो खुद मेमोरी में आपका शामिल हो जाए। पढ़ाई रीडिंग जो है ना, पढ़ाई जो किया जाता है उसका एक तरीका है कि आप बोझिल होकर ना पढ़ें, चीजों को क्रमशः समझे, 2-3 बार सुने, 2-3 बार लिख ले, वह जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। लेकिन मैंने चाहता हूं कि पढ़ाई आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहे, एग्जामिनेशन पास करा दे, ज्यादा अच्छा वही है। क्योंकि जिंदगी भर साथ हो गया तो आप टीचर बन जाइएगा और आपको परीक्षा कंप्लीट करना है।
इंटरव्यू पास कर गए, सारा पढ़ाई भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर जीवन में आगे नई चीज मिलेंगे, उसको सीखना पड़ता है। जीवन यही है। अब हम लोग गैर धार्मिक साहित्य देखें। गैर धार्मिक साहित्य देखें। गैर धार्मिक साहित्य में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक थे विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त। इनको चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता का नाम चनक था। इनके पिता का नाम क्या था? चनक था। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुटिल गोत्र के ब्राह्मण थे। ये कुटिल गोत्र के ब्राह्मण थे। ये तक्षशिला के आचार्य भी थे। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है उसके आचार्य भी थे ये। तक्षशिला बौद्ध विश्वविद्यालय है कि ये आचार्य थे। अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति की पुस्तक है। ये अर्थव्यवस्था की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। और इस पुस्तक का तुलना दो पुस्तक से किया जाता है, द प्रिंस से और पॉलिटी से। द प्रिंस के लेखक थे आपको मैकियावेली। ये इटली के रहने वाले थे। मैकियावेली कहाँ के थे? इटली के रहने वाले थे। और पॉलिटी लिखने वाले ये कौन थे? अरस्तु। इनका तुलना, अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना द प्रिंस से भी किया जाता है और पॉलिटी से भी किया जाता है। द प्रिंस के लेखक थे मैकियावेली, इटली के रहने वाले थे। पॉलिटी अरस्तु लिखे थे, यूनान के रहने वाले थे। ये सिकंदर के गुरु भी थे। ये सिकंदर के गुरु थे, पर मैंने बताया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था पॉलिटी, काफी नामी है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। देखिए कितना गलत बात है। मैकियावेली कब हुआ? मेरे ख्याल से ये 15वीं शताब्दी में हुआ होगा यूरोप में। है ना? ये आधुनिक यूरोप का देन है। अगर एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास का ये होगा। आधुनिक यूरोप का है ये। है ना? आधुनिक यूरोप शुरू ही होता है 1500 AD से। और चाणक्य हुए आपको 400 BC कहिए, 322 के बाद, 30 के बाद के हैं ये। तो कहना चाहिए कि मैकियावेली जो था वो जो है चाणक्य है ना? इटली का चाणक्य है। लेकिन हम लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता में इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है ना? यह पुस्तक जो है खो गया था, लेकिन 1909 में एक थे आर शास्त्री। आर शास्त्री, उन्होंने इस पुस्तक को खोजा था। इस पुस्तक में 15 अधिकरण है। इस पुस्तक में कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। और खोजा किसने था? 1909 में आर शास्त्री ने। चूंकि ये पुस्तक आज मतलब वो पुस्तक जो है नहीं मिल पा रहा था, आर शास्त्री ने ही उसको खोजा था। यह है आपके पास अर्थशास्त्र जो विष्णुगुप्त, ये आपको। अब है विदेशी लेखक। अब क्या है? विदेशी लेखक।
विदेशी लेखक में ईरानी लेखक, चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था और 326 बीसी में आक्रमण किया था सिकंदर ने, और वापसी वो 325 के आस 19 महीने रहने के बाद वो भारत से वापस होने लगा और 323 में उसकी बीसी में मृत्यु हो गई। तो उस समय यहाँ जो मगध का शासक था वो धनानंद था। वो मगध का शासक कौन था? धनानंद था। लेकिन सिकंदर जो है अपने साथ कुछ लेखक को लेकर आया था। मैंने चर्चा किया था जिसमें नियारकस, अनासिक्रेटिस जो सिकंदर का जीवनी लिखता है, अरिस्टोब्यूलस, ये सब सिकंदर के साथ आए थे और सिकंदर के बारे में लिखा था। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इस किताब से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि लगभग ये भी समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य गुरु शिष्य दोनों जो है सिकंदर से मिले थे जाकर, लेकिन फिर कुछ उन लोगों में आपस में मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया और सिकंदर को चाणक्य को और चंद्रगुप्त को वहां से भागना पड़ा सिकंदर के खेमा से। खैर ये सब कहानी है, इतिहास का मुख्य धारा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैं पढ़ाऊंगा कि सेल्यूकस कौन था। सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा, उसका नाम था मेगास्थनीज। उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र राज दरबार में भेजा था। पाटलिपुत्र राज दरबार में भेजा था, ठीक, पाटलिपुत्र राज दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज जो है 6 वर्ष तक भारत में रहा था। 304 बीसी से 299 बीसी तक वो लगभग भारत में 6 वर्ष रहा और इसने एक किताब लिखा इंडिका। ये इंडिका जो है आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। ये इंडिका आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका की बहुत सारी बातें बाद में कुछ ईरानी लेखकों ने संदर्भ के रूप में लिया। जैसे आपको डायोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, जस्टिन, ये सब जो है इंडिका को संदर्भ के रूप में अपने पुस्तक में उद्धृत किए हैं। डायोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, जस्टिन, ये सब जो है मेगास्थनीज, जितने भी जो ईरानी लेखक हुए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। और मैंने विलियम जोन्स का चर्चा किया था, आपको याद होगा। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। मेगास्थनीज ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस ही कहा है और जितने भी ईरानी लेखक हुए उन्होंने सेंड्रोकोटस ही कहा है। और विलियम जोन्स, जो मैंने चर्चा किया था विलियम जोन्स का, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 में, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। अब इंडिका का कुछ मूल बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इंडिका में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हमेशा महिला अंगरक्षक से घिरा होता था। ये मैंने बताया था ईरानी आक्रमण के प्रभाव में कि संभवतः महिला अंगरक्षक रखने की जो सिस्टम है वो मौर्य शासक ने ईरानी शासकों से ही अपनाया। पाटलिपुत्र को काफी भव्य बताया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को काफी भव्य शहर बताया शान शौकत में, और इसकी तुलना सूसा और एकवतना से की है ना।
ये यूनानी शहर है जो काफी प्रोग्रेस थे, काफी प्रगतिशील पर थे। इनका कहना है कि यहाँ कानून जो है इंडिका में लिखा हुआ है, मेगास्थनीज का कहना है कि यह कानून यहाँ लिखा हुआ नहीं था, रिटन कानून नहीं था, अनरिटन था, अनरिटन लॉ था यहाँ, है ना। जैसे हमारा संविधान क्या है, रिटन है, तो उस समय मौर्य काल में जो कानून होता था वो अनरिटन था, लिखा हुआ नहीं था। फिर साथ साथ वो यह भी कहता है कि भारत में भी लेखन कला शुरू नहीं हुआ था, भारत में उसने कहता है कि दास प्रथा नहीं था, दास प्रथा नहीं था। उसने कहा कि भारतीय समाज 7 भाग में बटा हुआ है, उसने कहा कि भारतीय समाज 7 भाग में बटा हुआ है। यहाँ के लोग चावल के प्रिय थे, यहाँ के लोग क्या थे, चावल के प्रिय थे। और मदिरा जो है यहाँ यज्ञ के अवसर पर पिया जाता था, मदिरा जो है यज्ञ के अवसर पर पिया जाता था। ये बात इंडिका में मेगास्थनीज ने कहा है, ये सारी बातें इंडिका में मेगास्थनीज ने कहा है। यह हो गया यूनानी लेखक। बाद में कुछ चीनी लेखक आए बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, उसी में एक नाम आता है फाहियान का। फाहियान कहता है कि सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य का राजा था, उसने पाटलिपुत्र में एक नरक का निर्माण किया था, पाटलिपुत्र में एक नरक का निर्माण, नरक जहां वह निर्दोष लोगों को सताया करता था। यह फाहियान कहता है, चीनी यात्री है, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था। और दूसरा आया था आपको ह्वेनसांग था, ये भी चीनी यात्री था, और ये भी इस बात को फाहियान की बात को समर्थन देता है कि पाटलिपुत्र में एक नरक का दीवार था। ये विदेशी यात्री मौर्य समाज के बारे में जानकारी देते हैं। यह हो गया साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जो इंपॉर्टेंट है इस काल का, वह है अशोक का अभिलेख। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपको अशोक का अभिलेख पढ़ाएंगे। धन्यवाद।